आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और ऐतिहासिक दस्तावेज पर बात करने वाले हैं। जी। सोचिए, साल है 1919। पहला विश्व युद्ध अभी अभी खत्म हुआ है और भारत में राजनीतिक हलचलें तेज हो गई हैं। बिल्कुल। ब्रिटिश सरकार भारत में कुछ सुधार लाने की बात कर रही है और इसके लिए उन्होंने साउथ ब्रो समिति बनाई है, जिसे मताधिकार समिति भी कहा जाता था। और इसका काम था ये तय करना कि आने वाली सरकारों में भारतीयों को वोट देने का हक कैसे मिलेगा, उनका प्रतिनिधित्व कैसे होगा। और इसी समिति के सामने एक 28 साल का युवा विद्वान अपनी गवाही देने पहुंचता है। हाँ, वो अभी अभी लंदन और अमेरिका से पढ़ाई करके लौटे हैं और उनके विचार बहुत साफ और कह सकते हैं क्रांतिकारी हैं। उनका नाम है भीमराव आर अंबेडकर। हमारे पास जो दस्तावेज है वो उसी समिति के सामने दी गई अंबेडकर की लिखित गवाही और उनसे हुई पूछताछ के कुछ अंश हैं। आज हम इन्हीं दस्तावेजों की गहराई में उतरेंगे। हमारा मकसद ये समझना है कि उस दौर में अंबेडकर ने लोकतंत्र, प्रतिनिधित्व और भारत की जो सबसे बड़ी सच्चाई थी, जाति व्यवस्था, उसके बारे में क्या तर्क दिए थे। सही बात है। ये कहानी सिर्फ वोट डालने के अधिकार की नहीं है, ये इस बड़े सवाल की है कि क्या एक ऐसा समाज जो अंदर से इतना बुरी तरह बटा हुआ हो, वो सच में एक प्रतिनिधि सरकार बना भी सकता है या नहीं। बिल्कुल, और ये सवाल आज भी उतना ही जरूरी है, शायद उससे भी ज्यादा। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। अंबेडकर की दलील का जो शुरुआती बिंदु था वो क्या था? वो एक लोकप्रिय सरकार या पॉपुलर गवर्नमेंट को कैसे देखते थे? क्योंकि ज्यादातर लोग तो यही समझते हैं कि इसका मतलब है जनता के लिए सरकार। हाँ, और अंबेडकर इसी सोच को, मतलब इसी परिभाषा को चुनौती देते हैं। वो कहते हैं कि जनता के लिए सरकार तो एक अच्छी तानाशाही भी हो सकती है। अच्छा। लेकिन लोकतंत्र का असली मतलब सिर्फ जनता के लिए नहीं, बल्कि जनता द्वारा सरकार है। बाय द पीपल। जनता द्वारा सरकार, जी। इसका मतलब यह है कि सरकार चलाने की प्रक्रिया में, कानून बनाने की प्रक्रिया में हर व्यक्ति की सीधी भागीदारी होनी चाहिए। ये सिर्फ विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं है, बल्कि व्यक्तियों का, इंसानों का प्रतिनिधित्व है। और किसी भी इंसान को इस प्रक्रिया में शामिल होने से रोका नहीं जाना चाहिए। यही एक लाइन, यही उनके पूरे तर्क की नींव है। ठीक है, तो फिर अंबेडकर के हिसाब से भारत में इस जनता द्वारा सरकार के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा क्या था? उनके मुताबिक जो सबसे बड़ी बाधा थी वो था भारत का सामाजिक ढांचा ही। सामाजिक ढांचा। हाँ, वो उस समय के वॉइसरॉय लॉर्ड डफरिन का एक कोट इस्तेमाल करते हैं, जिसमें डफरिन ने कहा था कि भारत कोई एक देश नहीं है, बल्कि अलग-अलग राष्ट्रीयताओं, अलग-अलग धर्मों, अलग-अलग रीति रिवाजों और अलग-अलग भाषाएं बोलने वाली आबादियों का एक महाद्वीप है। लेकिन अंबेडकर कहते हैं कि ये भी पूरी कहानी नहीं है। वो इससे भी एक कदम आगे जाकर कहते हैं कि भारत का सबसे गहरा और असली विभाजन तो जातियों और पंथों का है। यहाँ पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि उस समय के कई राष्ट्रवादी नेता ये दलील देते थे कि भाई सामाजिक विभाजन तो यूरोप और अमेरिका में भी है, वहां भी अमीर गरीब हैं, अलग अलग वर्ग हैं। अगर वो देश एक प्रतिनिधि सरकार चला सकते हैं तो भारत क्यों नहीं? बिल्कुल, और अंबेडकर इस तर्क को सिरे से खारिज कर देते हैं। वो कहते हैं कि भारत के सामाजिक विभाजन और पश्चिमी देशों के विभाजनों में जमीन आसमान का फर्क है। और इसे समझाने के लिए वो समाजशास्त्र का एक कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं, जिसे वो एंडोस्मोसिस कहते हैं। एक मिनट, एंडोस्मोसिस, ये शब्द थोड़ा एकेडमिक लगता है। हाँ है। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे? मतलब आज के जमाने की किसी उदाहरण से। जरूर जरूर, इसे ऐसे समझिए। मान लीजिए एक ऑफिस में अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग हैं, सेल्स, मार्केटिंग, एचआर। वो दिन भर एक दूसरे से मिलते हैं, लंच साथ करते हैं, चाय पर बातें करते हैं। हाँ, एक दूसरे के काम को समझते हैं। धीरे धीरे उनके बीच एक साझा समझ, एक कंपनी कल्चर बन जाता है। ठीक है। वो सिर्फ अपने डिपार्टमेंट के बारे में नहीं, बल्कि पूरी कंपनी के बारे में सोचने लगते हैं। यही एंडोस्मोसिस है। जब अलग अलग समूहों के बीच विचारों, भावनाओं और अनुभवों का लेन देन होता है तो एक साझा चेतना पैदा होती है। समझ गई। और अंबेडकर के मुताबिक भारत में इसी चीज की कमी थी। बिल्कुल। वो कहते हैं कि भारत में जाति व्यवस्था ने इन समूहों के बीच बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी हैं। ये समूह एक दूसरे से पूरी तरह अलग थलग हैं। वो कहते हैं कि हिंदुओं में ही दो मुख्य और पूरी तरह से अलग समूह हैं, स्पृश्य यानी टचेबल्स और अस्पृश्य यानी अनटचेबल्स। और इन दोनों के बीच छुआछूत की जो दीवार है वो एंडोस्मोसिस पर सबसे बड़ा और सबसे क्रूर प्रतिबंध है। ये सिर्फ सामाजिक दूरी नहीं है, ये एक दूसरे के प्रति मानवीय संवेदनाओं का भी अभाव पैदा करती है। इसलिए अंबेडकर के लिए भारत के असली सामाजिक ब्लॉक्स थे स्पृश्य हिंदू,
अस्पृश्य हिंदू, मुसलमान, ईसाई, पारसी वगैरह, और इनके बीच कोई संवाद था ही नहीं। जी। ये एंडोस्मोसिस की कमी वाली बात बहुत गहरी है। इसका मतलब तो ये हुआ कि एक ही चुनाव क्षेत्र में रहते हुए भी लोग असल में अलग अलग दुनिया में जी रहे हैं। जी। तो जब वोटिंग का दिन आता होगा तब इसका क्या नतीजा निकलता होगा? एक सामान्य चुनाव क्षेत्र में जहां सब मिलकर वोट डालते हैं, वहां क्या होता होगा? यही अंबेडकर अपने तर्क का अगला हिस्सा रखते हैं। वो पूछते हैं कि क्या ऐसे चुनाव क्षेत्र में बहुमत से जीता हुआ उम्मीदवार वाकई में सबका प्रतिनिधि माना जा सकता है? वो ये तो मानते हैं कि जहां तक सांसारिक हितों की बात है, जैसे जमीन, व्यापार, मजदूरी, तो हो सकता है कि एक हिंदू उम्मीदवार एक मुसलमान के हितों का प्रतिनिधित्व कर दे या एक मुस्लिम उम्मीदवार एक हिंदू के हितों का। लेकिन असल चुनाव में ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि वोटर सबसे पहले अपने समुदाय का सदस्य होता है। वो उम्मीदवार के प्रोग्राम या उसकी नीतियों पर वोट नहीं देता। वो उम्मीदवार का व्यक्तित्व, उसकी जाति, उसका धर्म देखता है। बिल्कुल। और नतीजा ये होता है कि जिस समुदाय की आबादी ज्यादा होती है वो हर बार अपना उम्मीदवार जिता ले जाता है, और जो छोटे समुदाय हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनके सदस्यों को कभी भी व्यक्तिगत प्रतिनिधित्व का मौका ही नहीं मिलता। कभी नहीं। वो जिंदगी भर सिर्फ वोटर बने रहते हैं, कभी कानून बनाने वाले नहीं बन पाते। अंबेडकर कहते हैं कि ये लोकतंत्र का मजाक है। ये व्यवस्था कुछ लोगों को हमेशा के लिए स्वामी और बाकी लोगों को हमेशा के लिए प्रजा बना देती है। तो फिर इसका हल क्या था, खासकर अस्पृश्य समुदाय के लिए, जिनकी हालत तो सबसे ज्यादा खराब थी? हाँ, वो तो संख्या में भी कम थे और सामाजिक रूप से भी दबे हुए थे। यहीं पर अंबेडकर का तर्क अपनी पूरी ताकत से सामने आता है। वो कहते हैं कि अस्पृश्यों का मामला सिर्फ संपत्ति या सांसारिक हितों की रक्षा का नहीं है। उनका तो, उनके शब्दों में, व्यक्तित्व ही जब्त कर लिया गया है। व्यक्तित्व ही जब्त? जी। उन पर जो सामाजिक और धार्मिक पाबंदियां लगाई गई हैं, उन्होंने उन्हें इंसान होने के दर्जे से ही नीचे गिरा दिया है। और फिर वो ग्रीक दार्शनिक प्लेटो को कोट करते हैं। क्या कहते हैं वो? गुलाम वो है जो अपने आचरण को नियंत्रित करने वाले उद्देश्यों को दूसरे से स्वीकार करता है। वाह, ये तो बहुत शक्तिशाली परिभाषा है। यानी अगर कोई और ये तय करे कि आप कहाँ पानी पी सकते हैं, किस मंदिर में जा सकते हैं, या किस गली से गुजर सकते हैं, तो आप आजाद नहीं हैं, भले ही आपको कानूनी तौर पर गुलाम ना कहा जाए। एकदम सही। अंबेडकर इसी रोजमर्रा की गुलामी की बात कर रहे थे। और अपनी बात को साबित करने के लिए वो सिर्फ भावना या तर्क का सहारा नहीं लेते, वो आंकड़े पेश करते हैं। हाँ, दस्तावेज में कुछ आंकड़े हैं जो सच में चौंकाने वाले हैं, बहुत ज्यादा। वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी के कुछ जिलों के आंकड़े देते हैं। एक उदाहरण देखिए, ग्रुप 2 के आंकड़ों में ब्राह्मणों की आबादी करीब 5% है, लेकिन कुल वोटरों में उनका हिस्सा करीब 37% है। 5% आबादी का 37% वोटर हिस्सा? जी। और दूसरी तरफ महार, जो एक अस्पृश्य जाति है, उनकी आबादी 7.4% है, लेकिन वोटरों में उनका हिस्सा सिर्फ 0.2% है। क्या 0.2%? हाँ, 7.4% आबादी का सिर्फ 0.2% हिस्सा वोटर। ये तो अविश्वसनीय है। ये तो प्रतिनिधित्व है ही नहीं, ये तो लगभग अदृश्य होना है। बिल्कुल। इन आंकड़ों ने तो पूरी बहस का रुख ही बदल दिया होगा। ये दिखाते हैं कि अगर आप सबको एक समान मताधिकार दे भी दें, तब भी जमीनी हकीकत ये है कि अस्पृश्यों को वोट देने का अधिकार मिलेगा ही नहीं। क्योंकि वोटर बनने की जो शर्तें थी वो उन्हें पूरी करने ही नहीं दी गईं। सही बात है। तो इस जबरदस्त असमानता को देखते हुए अंबेडकर का ठोस प्रस्ताव क्या था? वो क्या समाधान सुझा रहे थे? उनका समाधान था सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र, कम्युनल इलेक्टोरेट्स। 1 मिनट, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र, ये उस समय का एक बहुत बड़ा और विवादित मुद्दा था। इसका मतलब था कि सिर्फ अस्पृश्य ही अस्पृश्य उम्मीदवारों को वोट दे सकते थे। जी बिल्कुल। और ये आरक्षित सीटों से कैसे अलग था, जहां सभी लोग एक आरक्षित उम्मीदवार के लिए वोट करते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि अक्सर लोग इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। आरक्षित सीट का मतलब है कि एक सीट किसी समुदाय के लिए आरक्षित है, लेकिन उस पर उम्मीदवार को वोट सब लोग देंगे। सब लोग, ठीक है। हाँ, हिंदू, मुस्लिम, सिख, अस्पृश्य सब। वहीं सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र या सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब है कि अस्पृश्य सीटों के लिए उम्मीदवार भी अस्पृश्य होगा और उसे वोट देने वाले वोटर भी सिर्फ अस्पृश्य ही होंगे। अच्छा, यानी उनकी अपनी अलग वोटर लिस्ट होगी। जी, अंबेडकर ने यही मांग की थी। तो वो एक पूरी तरह से अलग राजनीतिक पहचान की मांग कर रहे थे। उन्होंने इसका कोई गणित भी पेश किया था क्या? हाँ, पूरी गणना के साथ।
उन्होंने कहा कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी में अस्पृश्यों की आबादी करीब 8% है। तो अगर विधान परिषद में 100 चुनी हुई सीटें हैं तो उन्हें कम से कम 8 सीटें मिलनी चाहिए। उन्होंने 9 सीटों का प्रस्ताव रखा और ये भी बताया कि ये सीटें कहाँ-कहाँ होनी चाहिए भाषाई आधार पर, जैसे गुजराती भाषी जिलों के लिए 1, मराठी भाषी जिलों के लिए 5, कन्नड़ भाषी के लिए 2। और बॉम्बे शहर और सिंध के लिए 1-1। मतलब ये एक बहुत ही सोचा समझा और ठोस प्रस्ताव था। बिल्कुल ठीक है। तो ये अंबेडकर का अपना प्लान था, लेकिन उस समय और भी तो प्रस्ताव चल रहे थे। कांग्रेस पार्टी का, लिबरल नेताओं का हाँ, अपना अपना नजरिया था। अंबेडकर ने उन्हें क्यों खारिज कर दिया? चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। कांग्रेस का प्रस्ताव क्यों नाकाफी था? देखिए, अंबेडकर ने कांग्रेस के नेताओं पर बहुत तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि ये नेता राजनीतिक रूप से कट्टरपंथी और सामाजिक रूप से रूढ़िवादी हैं। मतलब जब अंग्रेजों से राजनीतिक आजादी की बात आती है तो वो बहुत क्रांतिकारी बन जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन जब समाज के अंदर की असमानता और जातिवाद पर सवाल उठता है तो वो एकदम परंपरावादी हो जाते हैं। हाँ, वो कहते थे कि राजनीति और समाज अलग-अलग हैं। अंबेडकर का मानना था कि इन नेताओं से ये उम्मीद करना कि वो एक सामान्य चुनाव में अस्पृश्यों को सच में कोई मौका देंगे, एक मजाक से ज्यादा कुछ नहीं है। सही बात है। तो कांग्रेस का प्लान तो गया। और उदारवादियों यानी लिबरल्स के बारे में क्या? वो लोग तो कुछ सीटें देने को तैयार थे, शायद 1 या 2। जी। कुछ तो शुरुआत हो सकती थी। अंबेडकर ने इसे पूरी तरह क्यों ठुकरा दिया? अंबेडकर ने इस प्रस्ताव को टोकनिज्म या दिखावा कहकर खारिज कर दिया। उनका तर्क बहुत सीधा था। 1 या 2 प्रतिनिधि होने का मतलब है कोई प्रतिनिधि ना होना। कोई प्रतिनिधि ना होना। हाँ। उन्होंने कहा कि 100 लोगों की सभा में 1 या 2 लोग क्या कर लेंगे? उनकी आवाज नक्कार खाने में तूती की तरह दब जाएगी। वो ना कोई कानून पास करवा पाएंगे, ना किसी गलत कानून को रोक पाएंगे। वो बस वहां बैठकर बड़ी बड़ी बहसें देखने के लिए होंगे। ये प्रतिनिधित्व नहीं बल्कि प्रतिनिधित्व का भ्रम होता। बिल्कुल। और एक तीसरा प्रस्ताव भी था, डिप्रेस्ड क्लास मिशन का। ये मिशन कौन था और उनका सहचयन या कोऑप्शन का आइडिया क्या था? डिप्रेस क्लास मिशन एक सामाजिक सुधार संगठन था जो सवर्ण सुधारकों द्वारा चलाया जाता था। उनका प्रस्ताव था सहचयन। इसका मतलब था कि पहले बाकी सभी प्रतिनिधि चुन लिए जाएं और फिर वो चुने हुए प्रतिनिधि मिलकर कुछ अस्पृश्य लोगों को नामित या नॉमिनेट कर दें। अच्छा। अंबेडकर ने इस योजना को सबसे ज्यादा मूर्खतापूर्ण कहा। उन्होंने कहा कि ये तो अस्पृश्यों को फिर से उनके पुराने मालिकों यानी सवर्ण नेताओं का गुलाम बनाने जैसा है। क्योंकि जो प्रतिनिधि उन्हें चुनेंगे वो उन्हीं की भाषा बोलेंगे, अपने समाज की नहीं। सही बात। वो स्वतंत्र प्रतिनिधि नहीं बल्कि अपने मालिकों के एजेंट होंगे। वाह, मतलब उन्होंने हर विकल्प को बहुत गहराई से परखा और खारिज किया। लेकिन अंबेडकर के अपने प्रस्ताव यानी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर सबसे बड़ा आरोप तो यही था कि ये समाज को और भी ज्यादा बांट देगा। हाँ। क्या इससे राष्ट्रीय एकता की भावना को चोट नहीं पहुंचती? ये उस समय का एक बहुत बड़ा डर था, है ना? बिल्कुल। और ये सबसे जरूरी सवाल था जिसका जवाब अंबेडकर को देना था। उन्होंने इस आरोप को स्वीकार किया कि हाँ, इससे चुनावी स्तर पर विभाजन दिख सकता है, लेकिन फिर उन्होंने एक ऐसा जवाबी तर्क दिया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उन्होंने कहा कि जो चीज विभाजन को दर्शाती है वही उसे मिटाने का साधन भी बन सकती है। ये तो बिल्कुल उल्टा तर्क है। यानी जिस चीज को अलगाववादी माना जा रहा था, अंबेडकर उसे एकीकरण का रास्ता बता रहे थे। ये तो बहुत क्रांतिकारी सोच है। जी। उन्होंने समझाया कि ये असल में काम कैसे करेगा। क्या सिर्फ साथ बैठने से सदियों पुरानी मानसिकता बदल सकती है? हाँ, उन्होंने समझाया। उनका तर्क था कि अभी तक तो अलग अलग जातियों और समुदायों के लोग एक दूसरे से मिलते ही नहीं थे, उनमें कोई एंडोस्मोसिस नहीं था। लेकिन जब इन सभी समुदायों के प्रतिनिधि ब्राह्मण, मराठा, मुस्लिम, पारसी और अस्पृश्य विधान परिषद में एक साथ बैठेंगे, एक ही मेज पर बहस करेंगे, एक दूसरे की समस्याओं को समझेंगे और मिलकर कानून बनाएंगे, तो उनमें एक नई तरह की सामाजिकता पैदा होगी। ये जो रोज का संपर्क और सहयोग होगा, ये उनकी सदियों पुरानी संकीर्ण मानसिकता को तोड़ेगा। और जब ये नेता वापस अपने समाज में जाएंगे तो ये नई सोच, ये नया अनुभव परिषद के बाहर भी फैलेगा। बिल्कुल। तो इस तरह राजनीतिक प्रतिनिधित्व सामाजिक मेलजोल का एक जरिया बन जाएगा। तो इन सब तर्कों का सार क्या है? अपनी गवाही के आखिर में वो एक बहुत ही शक्तिशाली नैतिक दलील देते हैं। वो क्या है? वो अपने तर्क को आत्मनिर्णय यानी सेल्फ डिटर्मिनेशन के सिद्धांत से जोड़ते हैं। वो गोपाल कृष्ण गोखले के एक भाषण का हवाला देते हैं
जिसमें गोखले ने कहा था कि ब्रिटिश शासन के अधीन भारतीयों की नस्ल बोनी या अविकसित होती जा रही है। क्योंकि उन्हें अपने भाग्य का फैसला खुद करने का अधिकार नहीं है। जी, अंबेडकर इस बात को पकड़ते हैं और एक तीखा सवाल पूछते हैं, क्या यही बात, हूबहू यही भावना अस्पृश्य लोग ब्राह्मणवादी कुलीन तंत्र के बारे में नहीं कह सकते? क्या जबरदस्त तुलना है। हाँ, उनका तर्क है कि अगर भारतीयों को ये नैतिक अधिकार है कि वो ब्रिटिश शासन से आत्मनिर्णय की मांग करें, तो फिर अस्पृश्यों को भी ये नैतिक अधिकार है कि वो हिंदू समाज के भीतर आत्मनिर्णय की मांग करें। और उनके लिए ये जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग है, वो कोई राजनीतिक सौदेबाजी नहीं है, ये आत्मनिर्णय का ही दूसरा नाम है। ये अपने भाग्य का फैसला खुद करने का अधिकार है। बिल्कुल। तो 1919 में अंबेडकर ने साफ कर दिया था कि राजनीतिक शक्ति के बिना सामाजिक सम्मान और समानता बस एक सपना है। उन्होंने वोट के अधिकार को सिर्फ सरकार चुनने का एक जरिया नहीं माना, बल्कि इसे व्यक्तित्व के विकास, आत्मसम्मान हासिल करने और समाज में अपनी जगह का दावा करने का सबसे जरूरी साधन माना। बिल्कुल। उनका पूरा विश्लेषण ये बताता है कि लोकतंत्र सिर्फ चुनावी गणित या सीटों का बंटवारा नहीं है। लोकतंत्र की असली परीक्षा इस बात में है कि क्या समाज के सबसे कमजोर और सबसे दबे कुचले इंसान को अपनी आवाज उठाने का और उन शर्तों को तय करने में बराबर की भूमिका निभाने का मौका मिलता है जिन शर्तों पर वो दूसरों के साथ एक समाज में रहता है। यहाँ एक विचार के साथ छोड़ जाते हैं, अंबेडकर ने राजनीतिक प्रतिनिधित्व को सामाजिक सुधार का एक जरिया माना था, एक टूल। आज एक सदी से भी ज्यादा गुजर चुकी है। ये सोचना दिलचस्प है कि राजनीतिक शक्ति सामाजिक ढांचों को बदलने में कितनी कामयाब रही है, और अंबेडकर ने 1919 में जिन चुनौतियों की पहचान की थी, वो आज हमारे समाज में किस रूप में और कितनी मौजूद हैं।